गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट, जहां हम आज आप सभी के लिए लेके आए हैं 19 मार्च के करेंट अफेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें से प्रथम सवाल है, हाल ही में वह कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। इसमें प्रथम विकल्प है चीन, दूसरा विकल्प है ब्राज़ील, तीसरा विकल्प है अमेरिका, चौथा विकल्प है इटली। तो दोस्तों जो हमारा इसमें से चौथा विकल्प है इटली, ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। और जो इटली है इसकी राजधानी रोमन है। और रोमन है जो संयुक्त जो जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक फ्रांस के एक शहर पेरिस में आयोजित किया गया था। इसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन था, इसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 197 देश शामिल हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका उद्देश्य क्या था। जो इसका उद्देश्य था, इसमें सौर ऊर्जा की तीव्र और बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से जो पेरिस जलवायु समझौते के क्रियान्वयन में योगदान करना था। तो चलिए दोस्तों, तो हम अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में स्विट्जरलैंड द्वारा आईक्यू संस्था द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। जो हाल ही में अभी स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो आईक्यू, उसने अपनी हाल ही में अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट अपनी 2020 की जारी की। इसके मुताबिक जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसमें हमारे पास पहला विकल्प है बीजिंग, जो चाइना की राजधानी है। तो दूसरा विकल्प है वो है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। और हमारे पास जो तीसरा विकल्प है टोक्यो, ये जापान की राजधानी है। और जो चौथा विकल्प है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की राजधानी है। तो दोस्तों इसमें जो जो हमारा सही उत्तर है वो है दिल्ली, जो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। जो 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 स्विट्ज़रलैंड के जो आईक्यू संस्था है, इसके द्वारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। और जो इसके द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें जो सबसे प्रदूषित शहर है वो शिनजियांग प्रांत है, जो चाइना का एक प्रांत है। और तो दोस्तों जो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित 30 शहरों की सूची में मात्र केवल भारत के ही 22 प्रदूषित शहर शामिल हैं। और दोस्तों जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो है गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर तथा विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। तो दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आयुध कारखाने दिवस कब मनाया गया। इसमें पहला विकल्प है 15 मार्च, दूसरा विकल्प है 16 मार्च, तीसरा विकल्प है 17 मार्च और चौथा विकल्प है 18 मार्च। जो हाल ही में आयुध कारखाने दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18 मार्च। हाल ही में 18 मार्च द्वारा कल अपना 219वां स्थापना दिवस बनाया गया। और जो आयुध कारखाना है, इसकी स्थापना 18 मार्च 1802 में औपनिवेशिक काल में की गई थी। जो हाल ही में 18 मार्च यानी कल को अपना 219वां स्थापना दिवस मनाया। जो आयुध कारखाना जो दिवस मनाया जाता है, इसका आयुध कारखाना दिवस है जो 18 मार्च को मनाया गया। इस दिन जो भारत के विभिन्न स्थानों पर
जो राइफलें होती हैं, तोपें होते हैं, गोला बारूद होते हैं तथा हथियारों की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। और जो आयुध कारखाना दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो रक्षा उत्पादों के क्षेत्रों में जो आत्मनिर्भरता है उसको पैदा करना। और इसका एक और दूसरा उद्देश्य भी है, जो आम नागरिक होते हैं उनको गोला बारूद, जो हथियार होते हैं इनके बारे में उनके 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 बारे में उन पे जागरूकता पैदा करना। और जो 1802 में जो आयुध कारखाना की स्थापना की गई थी, वो कोलकाता के कोशीपुर नामक स्थान पर की गई थी। और जो आयुध कारखाना होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है जो तीनों सेनाएं होती है, जो हमारी हैं थल सेनाएं, जल सेनाएं और वायु सेनाएं, तीनों के लिए आवश्यक सामग्रियों का उत्पाद करना। तो दोस्तों, हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम के उल्लंघन पर किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा विकल्प है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा विकल्प है पंजाब नेशनल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय स्टेट बैंक। जो भारतीय स्टेट बैंक है, इस पे रिजर्व बैंक द्वारा 1949 का जो बैंकिंग विनियम अधिनियम था, उसमें उसकी धारा 10 के कुछ प्रावधानों का इसके द्वारा उल्लंघन किया गया। और तो इसके द्वारा उल्लंघन किया गया, जिसके कारण जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने जो भारतीय स्टेट बैंक है इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो हाल ही में भारत सरकार ने अपनी स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड योजना जो जारी की गई है, इसमें हाल ही में अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है HK मित्तल, दूसरा ऑप्शन है HL दत्तू, तीसरा ऑप्शन है अजीत डोभाल, चौथा ऑप्शन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है HK मित्तल। और जो दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो हमारे HL दत्तू हैं, ये ये वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो अजीत डोभाल है, ये ये वर्त ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में भारत के। और जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है HK मित्तल। तो दोस्तों, जो ये योजना है, जो भारत सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम है, इंडिया सीड एंड फंड योजना, यह जो प्रोग्राम है, ये 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाएगा और इसे अगले 4 वर्ष तक इसे अनुमोदित किया जाएगा। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 945 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के लिए भारतीय सरकार ने 945 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। और जो एच के मित्तल हैं, ये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित हैं। और जो इसमें जो इसके लिए जो कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT और नीति विभाग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टॉप टीबी निकाय के वैश्विक स्तर पर चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसमें पहला विकल्प है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा विकल्प है मनोज आहूजा, तीसरा विकल्प है रॉबर्ट विल्सन, चौथा विकल्प है रोजन पेनरोज। तो दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा परिवार कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में। इन्हें वैश्विक स्तर पर टीबी निकाय के वैश्विक स्तर पर अध्यक्ष चुना गया, जो अपने
जो अगले 5 साल तक इस पद पर बने रहें। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा जो पहला विकल्प है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये सही आंसर है। और जो हमारा तो दूसरा विकल्प है मनोज आहूजा, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और तो दोस्तों जो रॉबर्ट विल्सन है, इन्हें 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया कि यह एक अमेरिकी हैं। और जो चौथा विकल्प है रोजन पेनरेज, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जो वैश्विक स्तर पर जो स्टॉप टीबी प्रोग्राम चलाए गए हैं, इसका उद्देश्य है कि जो विश्व भर में जो टीबी महामारी है, इसका खात्मा करना। और जो जहां टीबी महामारी से लोग अधिक ग्रसित हैं, उनके लिए आवश्यक चिकित्सा तथा सामाजिक और आर्थिक वित्तीय मुहैया कराना। जो इस निकाय की स्थापना वर्ष 2000 में की गई। और जब 1998 में लंदन में टीबी महामारी के रोकथाम के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसमें इस सम्मेलन में इस संगठन की कल्पना की गई थी तथा उसके पश्चात 2000 में इसकी स्थापना की गई। और इसके माध्यम से जो टीबी संक्रमित देश हैं, उनको वैश्विक स्तर पर जो चिकित्सा, सामाजिक और वित्तीय मुहैया उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जेके सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना कहाँ लागू की गई? हमारा पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है क्या दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो दोस्तों जो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यह एक केंद्र शासित राज्य है। इसमें जो यहाँ के जो हमारे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा यह योजना लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य है जो युवा महिलाएं हैं, इनको सशक्त बनाना। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इस योजना को आरंभ किया गया। और अब जो इस योजना का लाभ है, वह 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा जो अपना रोजगार शुरू करना चाहती है, तथा उनको इसके लिए 5 लाख तक का आर्थिक मदद के जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसके द्वारा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इंडिया चैम्प 2021 का आयोजन 17 से तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट के कारण 18 हो गया था। यहाँ पर 19 मार्च तक का क्या भारत के किस शहर में आयोजित होना है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है। तो ये दोस्तों जो यह आयोजन है, यह भारत की राजधानी दिल्ली में 17 से 19 मार्च तक का आयोजित किया जाना है। और जो यह भारत सरकार तथा ICI के रासायनिक तथा पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो उद्योगों का सतत मंच तथा जो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो उद्योग हैं, इनको एक सतत मंच तथा इनको सहायक नीतियाँ प्रदान करना, जिससे कि ये अपने क्षेत्र में तरक्की कर सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में कब पारित हुआ? इसमें पहला विकल्प है 14 मार्च, दूसरा विकल्प है 15 मार्च, तीसरा विकल्प है 16 मार्च, चौथा विकल्प है 17 मार्च। तो इसमें से तो दोस्तों इसका सही आंसर है 16 मार्च, जो 16 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित हुआ। आज मंगलवार के दिन यह राज्यसभा में पारित हुआ। तो दोस्तों इस विधेयक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। जो यह संशोधन था, यह विधेयक है,
जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का एक संशोधित रूप है। जो इसका एक जो ये संशोधित किया गया, इसका एक उद्देश्य है कि जो असुरक्षित गर्भपात के कारण जो मातृत्व मृत्यु दर है इसको कम करना, तथा जो गर्भपात से जुड़ी जो जटिलताएं इनको कम करना। और जो इसमें एक सबसे मेन बात दोस्तों वो है, जो पहले जो गर्भपात की समय सीमा थी वो 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई, जिसमें जो दुष्कर्म पीड़ित तथा निःशक्त महिलाएं हैं इनको बड़ी राहत मिलेगी। इस कारण यह संशोधन किया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है टोक्यो, चौथा ऑप्शन है मलेशिया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन मैक्सिको है ये सही, जो सॉरी दोस्तों, जो इसका ऑप्शन बी है सिंगापुर, ये आंसर इसका सही है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म सिंगापुर में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करना, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। और इस परियोजना का निर्माण सैमकॉर्प इंडस्ट्री ने किया था, और इसमें देश में 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को चौगुना करने की योजना बनाई गई है इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।